हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका टीचर रिदम। आया हूं आपको पढ़ाने क्लास 8 फुटप्रिंट्स बुक का क्लास 8 की चैप्टर नंबर 3 कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसीज के क्वेश्चन आंसर्स। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे, थोड़े से क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स इन ब्रीफ। वन सेंटेंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लो, क्योंकि उसमें आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने, समझ लो, है ना। और इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हो, और पूरी वीडियो देखना प्लीज़, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ भी आ जाए। ठीक है, हाँ, सिर्फ लिखने नहीं है, समझने भी हैं। हाँ, तो लेट्स बिगिन। तो अगर हम यहाँ पहला क्वेश्चन देखें तो हमें यहाँ पर चलता है, इन what way did the cultivators pay revenue during the ancient and medieval periods? कि जो हमारे कल्टीवेटर्स थे, किसान थे, उस ज़माने में किस वे से, किस तरीके से रेवेन्यू पे करते थे मेडिवल पीरियड के टाइम पे। तो यहाँ हम आंसर देखते चलो समझते हैं और याद भी कर लेते हैं साथ साथ में। During the ancient and medieval periods, farmers who cultivated a piece of land held it for a very long period. They used to pay a portion of the produce as tax. In return, their rights to cultivate that piece of land remained intact. इसका मतलब ये, जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा था कि जो पहले राजा महाराजा होते थे ना, है ना, वो ना पैसे के तौर पे टैक्स लेते थे। क्योंकि पैसे लेने के लिए उनको क्या करना पड़ता था, पहले किसान जाके अनाज बेचेगा, फिर पूरा अनाज बेचने में 1 साल लग जाएगा, फिर क्या वो 1 साल बाद लेकर आता टैक्स? नहीं, वो लोग क्या करते थे कि किसान का पूरा फील्ड है ना, उसमें से जितना किसान ने उगाया, मान लो उसने 50 बोरियां अनाज उगाया, है ना, तो वो उसका 10%, 20% ऐसे करके वहाँ किसानों से टैक्स ले लेते थे। और इस टैक्स के बदले वो उनको राइट देते थे कि आप अगले 6 महीने भी इस ज़मीन पर कर सकते हो कल्टीवेट, अगले 6 महीने का मेरे को टैक्स दे देना। ठीक है, समझ आ गया? हाँ, आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द इजाज़दारी सिस्टम फेल? स्टेट वन रीज़न। जो हमारा इजाज़दारी सिस्टम था वो फेल क्यों हो गया भाई? इसका कोई रीज़न बताओ। अब आपको अगर इजाज़दारी सिस्टम के बारे में नहीं पता है, इसका मतलब आपने मेरी इस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं। तो जाके देख लो, मैंने पूरा चैप्टर ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है, एकदम गहराई में जाके आराम से आप देख सकते हो। द इजाज़दारी सिस्टम फेल्ड बिकॉज, इजाज़दारी सिस्टम के फेल होने के रीज़न क्या थे? अब देखो, जहाँ क्रॉस है ना, वो हमने करना नहीं है, क्या ना, फिर उससे लॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन। हमें लॉन्ग नहीं करने, हमें तो सीधा कर देने हैं। The bidding had no link with the land's actual productivity. The Izazdari did not improve the land since it was auctioned off periodically. इसका मतलब यार, हमने पढ़ा था कि इजाज़दारी सिस्टम में क्या होता है कि ना, सबसे पहले जो लैंड होता है ना, उसके लिए कुछ अमीर लोग उसके लिए कुछ अमीर लोग आते हैं, है ना। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वो करते हैं, क्या बोलते हैं, बिडिंग क्या होती है कि वो लगाते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, क्या लगाते हैं, मतलब कि ऐसे होता है कि एक बंदा होता है, वो ना बोलता है कि आप सबको कितने पैसे में चाहिए, है। फिर जो बंदा सबसे ज़्यादा पैसे करके, इसके पहले बंदे ने बोला कि 1 लाख में हमें ये ज़मीन दे दो, दूसरे बंदे ने नहीं 1,25,000 में ज़मीन दो, तीसरे बंदे ने बोला नहीं 1,50,000 में। फिर अगर उससे ऊपर कोई नहीं बोलेगा ना, तो तीसरे बंदे को ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन उसको 1,50,000 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। ऐसे करके होता था, है ना। लेकिन फिर वो क्या करते थे कंपनी, अब जो लैंड थी उसकी फर्टिलिटी पे कोई इसका नहीं था। पहले होता जैसे कि बाकी सिस्टम्स में लैंड की फर्टिलिटी के हिसाब से उसको बेचा था ना, ना बेचा नहीं, इसमें बस बिल्डिंग करते जाओ, है ना। अगर सॉइल फर्टाइल हुई तो भी उतने रेट, अगर सॉइल फर्टाइल नहीं हुई तो भी उतने रेट। तो मतलब कि जिसका लक अच्छा निकला वो जीत गया, है ना। ऊपर से जो ये इजाज़दार होते थे, अब इनको था सारा मतलब पैसे कमाने से, है ना। अब ये इनके पास जितना भी सारा अनाज आता था उसको बेचते थे कि इन लोगों ने, अब लैंड हो चुका था, अब इन लोगों ने क्या करना, खुद तो लगेंगे नहीं लैंड पे, इन लोग क्या करेंगे, बहुत सारे फार्मर्स लगा देंगे लैंड पे,
है ना, कि तुम लोग जाओ खेती करो, है ना। फिर वो उस सारा लैंड का जितना भी अनाज उगेगा ना, उसको जाके कंपनी को बेच देंगे, है ना। फिर कंपनी उनको पैसे देगी, फिर वो उसमें से जरा से पैसे किसान को दे देगा। किसान को लूट खाए सब लोगों ने, मतलब कि सारे सिस्टम में किसान ही लूटा हमारा, है ना। हाँ, आगे हम देखें तो ये अब इजाज़दारों का था पूरा मतलब प्रॉफिट से, तो उन्होंने बस यही क्रिया करती रहनी। अब जैसे हमने साइंस के चैप्टर में पढ़ा था कि हमें सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ानी पड़ती है जब हम एग्रीकल्चर कर रहे हों। तब फार्मर तो बढ़ाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उनका थोड़ी है, उनका फार्म थोड़ी जो वो बढ़ाएंगे, नहीं है ना। हाँ, तो फिर अब ये बढ़ाने चाहिए थे इजाज़दार को, लेकिन इजाज़दार ठहरे हमारे अरे खुद के प्रॉफिट देखने वाले, तो उन लोगों ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, है ना। एक मिनट रुकिए, एक्चुअली मेरी स्क्रीन बार बार रोटेट हो रही है, मैं लॉक लगा देता हूँ। हाँ, है ना। तो फिर वो अब सॉइल फर्टाइल नहीं हुई, फिर अगले महीने और कमाना। लेकिन अब कंपनी ने कर रखा था फिक्स कि आपको हमें 1 लाख तो देना ही है, देना है ना। तो बस उसी सिस्टम की वजह से इजाज़दारी सिस्टम फ्लॉप हो गया, क्योंकि अब फर्टाइल रही नहीं सॉइल, है ना। फिर किसानों का कुछ आया ही नहीं, फिर किसानों ने खेती करना ही छोड़ दी, और बस इजाज़दारी सिस्टम हो गया फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, है ना। आगे यहाँ लिखा हुआ है नोट एनी ऑफ दीज रीजंस में बी गिवन, मतलब कि आपको ये सारे दोनों रीजन नहीं लिखे, आपको इनमें से सिर्फ एक रीजन लिखने वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, है ना। हाँ, मैं आपको बताता हूँ आप कैसे लिख सकते हो। आप लिख देना द इजाज़दारी सिस्टम फेल्ड बिकॉज द इजाज़दार डिड नॉट इम्प्रूव द लैंड सिंस इट वॉज ऑक्शन्ड ऑफ पीरियडिकली, ऐसे लिख सकते हो। फिर ऐसे लिख देना द इजाज़दारी सिस्टम फेल्ड बिकॉज द बिडिंग हैड नो लिंक विद द लैंड्स एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, है ना। लिख दिया, हो गया काम हमारा, है ना। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो भाया है हमारा हु सेट अप द परमानेंट सेटलमेंट व्हेन, जो परमानेंट सेटलमेंट थी, परमानेंट सेटलमेंट का जो ये हमारा दिया हुआ था एक हमारी थी ना परमानेंट सेटलमेंट, इसको किसने सेटअप किया और कब किया? ये तो भाई बहुत आसान है, बस नाम ले और हमारा वो डेट लिख देनी है ना। ये तो हिस्ट्री हो गई, अच्छी खासी हिस्ट्री, है ना। हाँ, आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस सेट अप द परमानेंट सेटलमेंट इन ईयर 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम के एक ब्रिटिशर ने इस परमानेंट सेटलमेंट को सेटअप किया, कौन से साल में? 1793। भाई ये तो बहुत आसान हो गया, चलो हमने इसको याद भी कर लिया साथ साथ में। याद है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1973 परमानेंट सेटलमेंट, तीनों को एक रो में याद कर लो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हु वर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, मतलब कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स कौन थे? चलो पढ़ लेते हैं, बस मेरे को याद नहीं आ रहा यार कौन थे, देखो जरा। हाँ हाँ यार, ये बहुत पंगा होता है बार बार पढ़ा करने का, सो आपको वेट करना पड़ता है। हाँ, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स लीज्ड out their lands on tenants and lived in the cities. They took no interest in improving agricultural production. अच्छा, तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हम कितने कर सकते हैं? वो इजाज़दारों को, है ना। वो इजाज़दार जिनको सिर्फ लैंड से पैसे लेने, टेनेंट्स मतलब टैक्स, है ना। देखो इसमें मैं आपको वर्ड्स को बता, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स लीज्ड मतलब कि टैक्स मतलब कि लेते थे, क्या लेते थे? आउट देयर लैंड्स, मतलब कि वो मतलब कि उन्होंने दे रखे थे लैंड्स अपने टू टेनेंट्स मतलब कि टैक्स लेने के लिए, एंड लिव्ड इन सिटीज़, वो सिटीज़ में रहते थे, गांव में फार्मर्स काम करते थे। दे टुक नो इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, वो अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे लैंड की फर्टिलिटी इम्प्रूव करने में। आगे हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द इंडिको कमर्शियंस वर्डिक्ट, कि इंडिको का कमर्शियंस वर्डिक्ट क्या थे, इम्पोर्टेंस क्या थी उसकी, चलो पढ़ लेते हैं। द इंडिगो कमीशंस वर्डिक्ट was that the indigo planters were guilty. It criticized them for the corrosive methods that they used. Due to this verdict,
इंडिगो प्रोडक्शन केम टू एन एंड इन बंगाल। अब देखो, जो मैंने आपको बताया था कि इंडिगो, ये जो इंडिगो प्लांट है, कहने को तो उगता है ज़मीन पे, लेकिन ये ज़मीन का दुश्मन भी है, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी पूरी खींच लेता है। अगर आप 2 बार भी इंडिगो को उगा लो, मतलब 1 साल के लिए इंडिगो को अपनी ज़मीन पे उगा लो, तो आपकी सारी सॉइल की फर्टिलिटी चली जाएगी। इस वजह से, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स ने कर दिया था, ब्रिटिशर्स ने मतलब कि फोर्स किया था फार्मर्स को कि आप इंडिगो ही उगाओ, है ना। अब फार्मर्स फंस गए, तो फिर इसकी वजह से क्या हुआ कि अब फार्मर्स ने जब इंडिगो उगाया, उनकी सॉइल की फर्टिलिटी चली गई, और इंडिगो इतना हार्मफुल था फार्मर्स की हेल्थ के लिए भी, कि फार्मर्स की हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आए, है ना। अब फार्मर्स ने क्या किया, इसके खिलाफ आंदोलन छोड़ा, है ना, वर्डिक्ट किया। आंदोलन मतलब वर्डिक्ट कह सकते हैं आप इसको, है ना। है ना, इसका मैथड बहुत करोसिव था। करोसिव क्या होता है, बहुत जानलेवा, है ना। फार्मर्स बहुत ज़्यादा गिल्टी थे कि हम लोग इंडिगो क्यों उगा रहे हैं, ये तो लोगों की सेहत ख़राब करता है ना, हमारी सेहत ख़राब करता है, हमारी मिट्टी की सेहत ख़राब करता है ना। और इस वर्डिक्ट मतलब कि जो इन्होंने आंदोलन छोड़ा, इंडिगो प्रोडक्शन केम टू एन एंड इन बंगाल। इंडिगो की प्रोडक्शन बंद हो गई बंगाल में, मतलब कि उन्होंने ऐसा आंदोलन छोड़ा कि ब्रिटिशर्स भाग गए इंडिगो को लेकर बंगाल से। ठीक है, ठीक है। आगे आता है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। आपको इन क्वेश्चंस को ब्रीफ में आंसर करना है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू फॉलो ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जब थे, तब उन्होंने कैसा रेवेन्यू का सिस्टम फॉलो किया, इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दो। चलो फिर दे देते हैं, इसने मांगी है तो, है ना। हाँ, शेर शाह सूरी started the system of measuring land and giving a patta or written record to its owners. In this system, revenue was paid by farmers depending on the fertility of the land. When natural disasters affected a region, revenue collection was reduced. When the affected farmers were exempted from payments of tax when the situation became too critical. इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि जो शेर शाह सूरी थे, बड़े दिमाग वाले राजा थे, है ना। और उनको अपनी जनता का थोड़ा सा ख्याल भी था, बाकी राजा की तरह नहीं कि हमें तो बस टैक्स लेना है, टैक्स लेना है, टैक्स लेना है ना। वो क्या करते थे, अपनी प्रजा का थोड़ा सा ख्याल भी रखते थे। उन्होंने क्या कर रखा था, सिस्टम फॉलो कर रखा था कि उन्होंने पहले फर्टिलिटी मेजर करवानी सॉइल की, कि सॉइल कितनी फर्टाइल है फार्मर के पास, इस फार्मर के या फिर ओनर के पास, है ना। फिर उन्होंने, जो ओनर था उस लैंड का, उन्होंने उसको एक पत्ता दे देना, उसको पेपर पे रिटर्न लिखा होता था कि आपकी ज़मीन की इतनी फर्टिलिटी है, आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद जो लैंडलॉर्ड होता था, है ना, उसको पत्ता कहते थे वो लैंडलॉर्ड्स और राजा रूजा, कि ये लो आपका पत्ता, लीव वाला पत्ता नहीं, ये पेपर वाला पत्ता, है ना। इस सिस्टम में क्या होता था, रेवेन्यू वॉज पेड बाय फार्मर्स डिपेंडिंग ऑन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। जितनी लैंड की फर्टिलिटी होगी उस हिसाब से रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। व्हेन नेचुरल डिजास्टर अफेक्टेड अ रीजन, रेवेन्यू कलेक्शन वॉज रिड्यूस्ड, है ना। जैसे ही कोई नेचुरल डिजास्टर आता था, मतलब जैसे कि ड्रॉट आ गया, मतलब कि, है ना, ज़मीन पूरी सूखी पड़ गई, या फिर बारिश नहीं हुई, या फिर फ्लड आ गई, है ना, तो ऐसे इनको मतलब कि फार्मर्स, ताकि ऐसे कि फार्मर्स हमारे कमज़ोर ना पड़ जाए, उनके पास भी अपना पूरा रहे, तो वो क्या कर देते थे, उस टाइम उन्होंने टैक्स रिड्यूस कर देना, है ना, बल्कि आधा कर देना। फिर जितनी उनकी सॉइल की फर्टिलिटी बची है, फिर जितना उन्होंने किया उसको रिड्यूस कर देना, उस हिसाब से लेना, है ना। और मान लो कि इतना रिड्यूस हो गया कि फार्मर का खुद के खाने के लिए आया, तो उन्होंने टैक्स लेना ही नहीं। जो शेर शाह सूरी थे, उन्होंने टैक्स लेना ही नहीं, है ना। अब ये तो बता रखा है इस क्वेश्चन आंसर के हिसाब से। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए एक जनरल फैक्ट बता देता हूँ, है ना, कि जो शेर शाह सूरी थे, है ना, उन्होंने अपना एक उसूल रखा हुआ था कि मान लो कि किसी फार्म ऐसे फ्लड की वजह से किसी उनकी जनता का किसी का नुकसान हो गया, तो उन्होंने क्या करना, जितना उनका टैक्स आए ना, उन्होंने उसी में से
थोड़े से बोरी अनाज वगैरह निकाल के उस बंदे को पकड़ा देना कि भाई कम से कम तेरे पास खाने के लिए तो कुछ पैसा आ जाए, है ना। इन लोगों ने इतना अच्छा सिस्टम रखा होगा कि बड़े दिलदार थे, मेरे को बेस्ट राजाओं में से एक लगे ये, है ना। आगे है विच एस्पेक्ट व सेंट्रल टू कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसीज। कौन से एस्पेक्ट्स थे जो सेंट्रल थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा करीबी थे कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसीज के लिए। चलो फिर देख लेते हैं, है ना। द एस्पेक्ट्स सेंट्रल टू कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसीज वर, कौन कौन देख सकते हैं? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन कैश, मतलब कि सेंट्रल मतलब कि जो थे मतलब कि जब उन्होंने जितनी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की उसमें ये सारे मतलब कि इसमें सारे ये फीचर्स थे उनके लिए, है ना। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन कैश, उन लोगों ने रेवेन्यू कलेक्शन कैश में ही करना था, है ना। फोर्सिंग थाउजेंड ऑफ विलेजेस टू कल्टिवेट कैश क्रॉप्स, है ना। और उन्होंने फोर्स किया 1000 ऑफ विलेजेस को, है ना, कैश क्रॉप उगाने के लिए। क्रिएशन ऑफ 2 पोस्ट ऑफ डिप्टी दीवान, 1 फॉर बंगाल एंड 1 फॉर बिहार। उन्होंने 2 पोस्ट बनाई। पोस्ट क्या मतलब कि जैसे कि होती है ना कि पापा की पोस्ट कितनी है, आपके पापा मेजर हैं, कर्नल हैं, जैसे कि आपके पापा अगर ऑफिस में हैं तो कौन से रैंक पर हैं, है ना, कौन सी उस पर हैं, सीट पर है ना। उन्होंने 2 और पोस्ट बनाई, डिप्टी दीवान, है ना, डिप्टी दीवान, है ना। इनका क्या काम, ये थे पूरे रीजन के थे, एक था बिहार के लिए पूरा, एक था बंगाल के लिए। इनका काम अगर आपको पढ़ना है तो जाके मेरे चैप्टर में पढ़ लीजिए, मैंने वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे से समझा रखा है, समझ लो जाके क्या जाता है ना। हाँ, आ गया फार्मिंग आउट रेवेन्यू कलेक्शन एनुअली टू द हाईएस्ट बिडर। इन्होंने क्या करना, फार्मिंग करनी है, मतलब कि इन्होंने फार्मिंग करवानी रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एनुअली टू द हाईएस्ट बिडर, है ना। जो इजाज़ा ये समझाया था ना वैसे वो यही है ना। हर साल उस ज़मीन के लिए बिडिंग होती थी और रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसी हिसाब से कि वो बिडिंग जो जीतता था उससे होता था, है ना। आगे है हमारा अंडर द परमानेंट सेटलमेंट हु वर द ज़मींदार्स मोटिवेटेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। कौन से ज़मींदार थे जिनको मोटिवेट किया था कि आप जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी बढ़ाओ। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द ज़मींदार्स वर मोटिवेटेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिंस दे कुड कीप द surplus revenue after paying their due to the company which was a permanently fixed rate। अब देखो, अब ज़मींदार, ये वाले ज़मींदार थोड़े लालची तो थे लेकिन थोड़े इंटेलिजेंट भी थे। इनके पास इतना दिमाग था कि हमें क्या करना चाहिए। अब इस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे, परमानेंट सेटलमेंट ने क्या किया था, फिक्स रखा था कि हर ज़मींदार को हमें एनुअली 1 लाख रुपए देना है ना। तो फिर जो एनुअली या मंथली जितना भी होता था उनका, है ना, उनको देना है 10,000 देना है, 5,000 जितना देना है वो उनके हिसाब से होता था, मेरे को इतना पता नहीं है ना, है ना। हाँ, लेकिन चैप्टर में मैंने शायद समझा रखा है, वहाँ देख सकते हो, है ना। तो उन्होंने अपना एक वो बना रखा था कि आपको इतना ही देना है, फिक्स रखा था, ना ज़्यादा ना कम, है ना। तो फिर अब ज़मींदारों ने क्या किया कि जितना उनको देना था वो दे देते थे, जितनी अपनी कमाई होती थी, है ना। उसमें से फिर फर्टिलिटी के लिए थोड़ा निकाल देते थे ताकि फिर ऐसा ना हो कि अगली बार उनकी सॉइल फर्टाइल ना हो और फिर उनको प्रॉफिट ही ना मिले, है ना। फिर वो फर्टिलिटी का ध्यान रखते थे, है ना। फिर उन्होंने क्या किया, ये फार्मर्स को भी थोड़ा वो देना, बस बहुत थोड़ा देना, इसी वजह से परमानेंट सेटलमेंट भी निकल गया। अब देखो, ब्रिटिशर्स ने ना सबसे ज़्यादा घाटा किया हमारे इनका फार्मर्स का। उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे फार्मर्स को कभी भी उनका इंसाफ नहीं दिया। मेरे को समझ नहीं आया क्यों, है ना। इनको फार्मर्स से क्या दुश्मनी थी, पहले जन्म की होगी कोई लगता है ना। आगे है डिफाइन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर व्हाट कंडीशन डज इट अराइज। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को डिस्क्राइब करो, कौन सी कंडीशन में वो आई थी। Commercialization of agriculture means that a peasant grows more than what he
and his family can consume and sells the rest in market. It arises in the economy where the land revenue is collected in cash rather than as a part of a or a produce. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में मैंने चैप्टर में आपको आराम से अच्छे से समझा रखा है कि इसमें क्या होता था। या तो फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि जितना उनको फैमिली को रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हुआ ताकि वो बेच के टैक्स उनको दे सके ब्रिटिशर्स को, या फिर उनको बोला जाता है कि आप या तो इंडिगो उगाओ या तो ओपीएम उगाओ या तो जो हम कहेंगे वो उगाओ ताकि आप हमें वो बेच सको, हम आपको उसको थोड़ा सा प्राइस देंगे और बाहर जाके हम उनको बहुत हाई रेट्स में बेचेंगे। वैसे ब्रिटिशर्स ने तब बताया नहीं था फार्मर्स को, लेकिन मैं तो आपको उनकी मन के अंदर की बात पढ़ के बता रहा हूँ, है ना। तो ये था हमारा कमर्शियलाइजेशन। अब आगे है हमारा व्हेन एंड वेयर डिड द इंडिगो रिवॉल्ट स्टार्ट। जो हमारा इंडिगो रिवॉल्ट था ये कब कहाँ स्टार्ट हुआ, हु स्टार्टेड इट, है ना, किसने इसको स्टार्ट किया। द इंडिगो रिवॉल्ट स्टार्टेड इन सितंबर 1860 एट गोविंदपुर इन नेडिया district of Bengal. It was started by Digambar and Bhishambar Biswas. अब जो ये इंडिगो रिवॉल्ट था, पहले मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कमर्शियलाइजेशन था और इंडिगो के लिए एक वर्डिक्ट किया था, रिवॉल्ट किया था, है ना। तो ये दोनों उसी चीज़ में से मिलते हैं जाके कि इंडिगो रिवॉल्ट किया था जब इंडिगो उगाने के लिए फार्मर्स को फोर्स किया गया और फार्मर्स को पता चला कि इससे हमारी सेहत और हमारी मिट्टी की सेहत को नुकसान पहुंच रहा है और हमारे पास जितना धन होता था उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो उन्होंने किया, छेड़ा एक रिवॉल्ट। कौन से महीने में? सितंबर 1860। और कहाँ पर छेड़ा था? गोविंदापुर इन नायडा डिस्ट्रिक्ट, नाडिया, है ना, नाडिया डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने गोविंदापुर में ये छोड़ा था, छेड़ा था ये रिवॉल्ट, है ना। It was started by Digambar and Bishambar Biswas. दिगंबर बिस्वास और बिशंबर बिस्वास ने, दोनों भाई होंगे शायद, है ना। इन दोनों ने इस रिवॉल्ट को छेड़ा था। इन्होंने जागरूक किया बाकी लोगों को कि ओ मेरे साथियों, देखो हमारे यहाँ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा, चलो मिलके लड़ें। तो अब मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको इतना समझा दिया। अब बचे डिटेल क्वेश्चन आंसर्स, जो समझाने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। अगर आपको देखनी है तो आप इसके अगले पार्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, देख लीजिएगा, सर्च कर दीजिएगा वहाँ यूट्यूब में या फिर मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा। और अगर आपको ऐसे पूरे साल का सिलेबस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब इस वीडियो के लिए तो इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी होगी तो डिसलाइक करना। और अब बारी है मेरे वीडियो के क्वेश्चन की। आज से मैं क्या करूँगा, हर वीडियो में क्वेश्चन डाला करूँगा, है ना। तो आज का क्वेश्चन है कि आपको शेरशाह सूरी कैसे राजा लगे, कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो का सारा कुछ समझ आ गया हो तो आई अंडरस्टूड लिख के भेज दीजिएगा। तो टाटा, बाय बाय, सी यू।